नमस्कार दोस्तों। इंसान के पास जितना होता है और जितना उसे मिला होता है वो उसमें खुश नहीं होता। हमेशा इंसान को और ज्यादा चाहिए होता है। मैं आज एक ऐसी कलाकार के बारे में बात करूंगा जो 90s के दौर में फेमस कलाकारों में गिनी जाती थी और बॉलीवुड की ए ग्रेड एक्ट्रेस थी। लेकिन बहुत सारा पैसा कमाने की चाह में उसने देश छोड़ दिया और फिर वापस भारत नहीं आई। अब साल 2024 में ठीक 24 साल के बाद में भारत वापस आई है और खुद को महान साबित करने के लिए और कम बुद्धि वाले लोगों से अपनी पूजा करवाने के लिए इसने एक चाल चली, जिससे कम बुद्धि वाले लोग इसे अपने मम्मी मानने ही वाले थे कि तभी टैक्सी ने वापस दुबई का रूट पकड़ लिया। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी एक समय में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाती थी और बॉलीवुड में काफी फिल्में कर रही थी। लेकिन 2000 आते आते इसकी फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। एक समय ऐसा आया जब ममता कुलकर्णी ने भारत छोड़ दिया और 2024 तक भारत वापस नहीं आई। ममता कुलकर्णी की लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ममता इस धरती पर कैसे और कहां पर प्रकट हुई थी। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये टोटल 3 बहनें थी। ममता कुलकर्णी पढ़ने में बचपन से ही सलमान खान थी, मतलब एकदम पिलपिली थी। पढ़ने में इसका बिल्कुल भी आमिर खान नहीं लगता था, मतलब मन नहीं लगता था। ममता की माँ चाहती थी कि ये बड़ी होकर फिल्मों में एक्ट्रेस बने, क्योंकि खुद इसकी माँ भी जवानी में कभी टैक्सी बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन पति ने मना कर दिया था। माँ के कहने पर 10th क्लास में फेल होने के बाद इसने मॉडलिंग में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। 15 साल की छोटी सी एज में ही ममता को मॉडलिंग का पहला असाइनमेंट मिला। मॉडलिंग से ही फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए तो साल 1991 में पहली तमिल फिल्म मिली जो कि फ्लॉप हो गई थी। हिंदी फिल्मों में ब्रेक मिला साल 1992 में। फिल्म का नाम था मेरा दिल तेरे लिए, लेकिन ये पहली फिल्म भी फ्लॉप हो गई। 1992 में ही राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ में ममता कुलकर्णी तिरंगा मूवी में दिखाई दी, जो उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट नाना पाटेकर और राजकुमार को गया, लेकिन इससे ममता कुलकर्णी बहुत ज्यादा चिढ़ गई। ममता ने कहा कि मैंने इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जबकि सच्चाई ये है कि ममता ने इस फिल्म के लिए उतनी ही मेहनत की जितनी मेहनत आज के समय में अर्जुन कपूर अपनी फिल्मों के लिए करता है। हालांकि ममता की इसी साल तेलुगु भाषा की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था प्रेमा शिकारम, जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी और उसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म में ममता कुलकर्णी के लटके झटके लोगों को इतने पसंद आए कि लोगों ने, यानी साउथ के लोगों ने, ममता कुलकर्णी के नाम का टैटू अपने हाथ, सीने और तीसरी टांग पर बनवाना शुरू कर दिया था। साउथ के कुछ छपरी, दूसरे छपरी फैंस तो एक कदम आगे निकले। उन्होंने ममता कुलकर्णी का मंदिर तक बना दिया था। ममता कुलकर्णी का ये मंदिर हैदराबाद में है। अपनी इसी सफलता से और छपरी ठुल्लों की मूर्खता से ममता हवा में गोते लगाते हुए गाना गाने लगी। 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक ऐसा काम किया जिससे बॉलीवुड में हर कोई ममता के नाम से वाकिफ हो गया। ममता ने एक सेमी न्यूड फोटोशूट कराया जिसमें ये अपने बर्तनों को हाथ पैर से कवर किए हुए थी। सेमी न्यूड फोटोज मार्केट में आते ही ममता की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देश के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और फिल्म मेकर्स ममता के साथ में वॉलीबॉल खेलने के लिए संपर्क करने लगे। हालांकि ममता को इसके लिए बहुत गालियां भी पड़ी थी। इसके साथ ही इस पर कई केस भी दर्ज हुए, लेकिन इन सारे केसों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फोटोशूट के बाद इसके जो कॉन्टैक्ट बने वो केस खत्म करने के लिए काफी थे। कहा जाता है कि इस फोटोशूट के बाद ही अंडरवर्ल्ड के डॉन की नजर ममता के फ्लोर पर पड़ी। ये वो दौर था जब बॉलीवुड के कलाकार खुलेआम दुबई में डॉन की पार्टियों में मुजरा करने जाते थे। वहीं पर ममता छोटा शकील के छोटू के संपर्क में आई। छोटा शकील के छोटू के बाद में छोटा राजन का भी नंबर आया। ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी को तो बैटिंग करने का मौका बहुत बाद में मिला था, तब तक तो पिच के परखच्चे उड़ चुके थे। इस फोटोशूट से अंडरवर्ल्ड का बिस्तर और उनकी मदद से ढेर सारी इसको फिल्में मिली। इसकी जो फेमस फिल्में थी उनके नाम है वक्त हमारा है, आशिक आवारा, बेताज बादशाह, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, किस्मत और घातक। घातक सनी देओल की फिल्म थी जिसमें ममता कुलकर्णी एक आइटम सॉन्ग में नजर आई थी। इस फिल्म में कास्ट करते समय राजकुमार संतोषी ने ममता के लिए एक फिल्म बनाने का वादा किया था। राजकुमार संतोषी ने यह फिल्म बनाई थी साल 1998 में और उस फिल्म का नाम था चाइना गेट, जिसमें लीड रोल में थी ममता कुलकर्णी। लेकिन इस फिल्म के दौरान बहुत सारे विवाद हुए।
राजकुमार संतोषी ने ममता पर आरोप लगाया कि वो शूट पर टाइम से नहीं आती थी, जिससे फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद ममता ने अंडरवर्ल्ड से धमकियां दिलवाई, जिसकी वजह से राजकुमार संतोषी चाहकर भी इसे फिल्म से नहीं निकाल पाए। इधर ममता कुलकर्णी का कहना था कि राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म में काम करने के बदले कास्टिंग काउच के लिए बोला था। जब उसने मना किया तो उसे फिल्म से निकालने की धमकियां दी गई। लेकिन इस फिल्म के दौरान सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा की पत्नी ने ममता और टीनू के अफेयर की बात मीडिया में बताई। एक तरफ राजकुमार संतोषी और ममता की लड़ाई तो दूसरी तरफ टीनू वर्मा और ममता का रॉकेट लव। उस समय सोशल मीडिया होता तो कम से कम 1 महीने का मसाला मिलता। टीनू वर्मा और ममता का बहुत तगड़ा वाला अफेयर रहा और जब टूटा तो बहुत ज्यादा विवादित हुआ। टीनू वर्मा और ममता के अफेयर पर एक लॉन्ग वीडियो बन सकती है, क्योंकि इनका अफेयर उस समय बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था। एक तरफ टीनू वर्मा की पत्नी ने ममता कुलकर्णी पर उसे पिटवाने के आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ ममता और टीनू वर्मा की शादी की खबरें मीडिया में फैल गई। ये वो दौर था जब ममता कुलकर्णी के साथ विवाद जुड़ते चले गए थे। ममता 1-2 महीने के बाद दुबई में घूमती हुई नजर आती और दुबई उस समय से ही गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन का ठिकाना हुआ करता था। कहा जाता है कि ममता अंडरवर्ल्ड डॉन से बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को धमकियां दिलवाती थी ताकि फिल्म मेकर इसे अपनी फिल्म में कास्ट कर ले, और हर महीने दुबई जाकर अंडरवर्ल्ड डॉन का एहसान उतार के आती थी। साल 1997 में ममता की 7 फिल्में रिलीज हुई और अफवाह ये भी थी कि ये 7 फिल्में इसे अंडरवर्ल्ड की मदद से मिली थी। ममता खूबसूरत तो थी और इसी वजह से प्राइवेट इवेंट, बॉलीवुड पार्टीज, अंडरवर्ल्ड डॉन और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में नेताओं में भी ममता की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही थी। हर कोई डुबकी लगाने की जुगत में था और इसके लिए ममता को मुंह मांगी कीमत दी जाती थी। इसी समय ममता के साथ एक ऐसा विवाद जुड़ गया जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। दरअसल ममता कुलकर्णी ने रांची के एक नेता की प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म किया। रांची उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब झारखंड में है। इस पार्टी में परफॉर्म करने के लिए ममता को 1.25 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि 1.25 करोड़ रुपए उस समय एक फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस को भी नहीं मिलते थे। ममता कुलकर्णी 1.25 करोड़ रुपए के बदले में 1 हफ्ते रांची और पटना में नेताओं के प्राइवेट जेट की सवारी करती रही। ममता का ये मुजरा करते हुए का हवाई सफरनामा उस समय मीडिया में आया जब 1996-97 में बिहार में चारा घोटाले का पर्दाफाश हुआ। तब पता चला कि ममता को जो 1.25 करोड़ रुपए दिए गए थे वो चारा घोटाले के ही पैसे थे। बिहार का चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव के राज में हुआ। इसके आरोप में खुद लालू प्रसाद यादव और उसके मंत्रियों को सजा भी हुई थी। लालू प्रसाद यादव के विधायक ने ही ममता को गिल्ली डंडा खेलने के लिए रांची और पटना बुलाया था। इस केस की वजह से ममता से भी पुलिस पूछताछ हुई और तब पता चला कि ममता 1.25 करोड़ रुपए लेकर 1 हफ्ते तक पटना और रांची में खुदाई करवा रही थी। 1997 में दुबई में गैंगस्टर की एक पार्टी हुई जिसमें बॉलीवुड के सारे बड़े कलाकार ठुमका लगाने गए थे। ममता कुलकर्णी भी उस पार्टी में मौजूद थी। इस पार्टी का सेलिब्रेशन 1 हफ्ते तक चला। पार्टी में शामिल होने वाले कलाकारों को इतने महंगे गिफ्ट दिए गए जो उस समय मीडिया की चर्चा बन गया था। पार्टी में शामिल होने वाले कलाकारों को महंगी गाड़ियां और डायमंड ज्वेलरी दी गई थी। दरअसल इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर विकी गोस्वामी ने दुबई में होटल्स की चेन का उद्घाटन किया था। अपने होटल के उद्घाटन में ही विकी गोस्वामी ने यह पार्टी दी और यहीं पर पहली बार ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी की आंखें चार हुई, क्योंकि इससे पहले ममता कुलकर्णी छोटा राजन की छत्र छाया में समाज सेवा कर रही थी। छोटा राजन से पहले छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम से भी ममता कुलकर्णी रॉकेट साइंस की स्पेशल क्लास ले चुकी थी। लेकिन विक्की गोस्वामी की बात ही अलग थी। विक्की गोस्वामी ममता कुलकर्णी से पहले भी बॉलीवुड की नचनियों को ठुमका लगाने के लिए दुबई बुलाता रहता था और उन पर खूब पैसा भी उड़ाता था। ममता कुलकर्णी को भी इसी तरह हवेली के कोने में ले जाया गया। इन दोनों ने जंगल सफारी की यात्रा शुरू ही की थी कि तभी दुबई पुलिस ने विक्की गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया था। विक्की गोस्वामी को जेल से छुड़ाने के लिए ममता ने दिन रात एक कर दिए, अपना करियर तक दांव पे लगा दिया था। इसके बाद ये दोनों लिव इन में रहने लगे। उस समय तो विक्की बाहर आ गया था, लेकिन साल 2000-2001 में ये दोबारा से जेल चला गया, तो इसके ड्रग बिजनेस को ममता कुलकर्णी ने ही संभाला और अपना फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया। 2001 के बाद ममता कुलकर्णी की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उन सभी की शूटिंग 2001 तक ही खत्म हो गई थी,
क्योंकि ममता ने 2000 में भारत पूरी तरह से छोड़ दिया था और कुछ फिल्मों की शूटिंग के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए भारत आई और वापस दुबई चली जाती। 2003 तक ममता की खबरें आई कि उसने विक्की गोस्वामी का ड्रग्स और होटल का बिजनेस संभाल रखा है, लेकिन 2003 से साल 2013 तक ये दोनों पूरी तरह से गायब हो गए। किसी को भी इनकी खबर नहीं हुई कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। 2013 में ममता कुलकर्णी उस समय चर्चा में आई जब दुबई के एक अखबार में ममता के फोटो के साथ में एक खबर छपी कि ममता ने दुबई जेल में बंद विक्की से शादी कर ली है और शादी के लिए अपना धर्म चेंज करके अपना नाम रख लिया आयशा बेगम। आयशा बेगम बन गई ममता कुलकर्णी और विक्की ने अपना नाम रखा था यूसुफ अहमद। इन दोनों ने धर्म बदलकर निकाह इसलिए किया क्योंकि विक्की पहले से ही शादीशुदा था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया था और ये ममता से बन गई थी आयशा बेगम और आज की डेट में बनी हुई है हिंदू साध्वी। साल 2014 में विक्की जेल से छूटता है तो दोनों दुबई से निकलकर केन्या पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने ड्रग्स के धंधे को और बड़ा बना देते हैं। साल 2014 के दिसंबर में ममता और विक्की को केन्या पुलिस ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद 2015 के शुरुआत में ममता कुलकर्णी की कुछ फोटोज फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें ममता एक हिंदू सन्यासिनी के रूप में दिखाई दे रही होती है। इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये खुद को सन्यासी और योगी बताती है। लेकिन साल 2016 में मुंबई थाने पुलिस कुछ बड़े ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार करती है। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि ड्रग डीलर जो डील कर रहे थे वो डील 2000 करोड़ रुपए की डील थी। ये सारा ड्रग्स ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का था और उन्हीं के कहने पर यह डील हो रही थी पुलिस के अनुसार। इसके बाद मुंबई पुलिस ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करती है और दोनों को वांटेड घोषित कर देती है। मुंबई पुलिस कोर्ट में ममता को वांटेड दिखाकर इसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने के आदेश भी पारित करवा लेती है। मुंबई में ममता की और अहमदाबाद में विक्की गोस्वामी की प्रॉपर्टी को पुलिस कुर्क भी कर लेती है। इसके बावजूद भी ममता कुलकर्णी या विक्की गोस्वामी भारत नहीं आते। 2016 में केस दर्ज होने के बाद ममता ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि ये एक दिन भारत वापस जरूर आएगी और अब ममता भारत में वापस आ चुकी है और इसने वही ट्रिक अपनाई है जो आजकल ज्यादातर गैंगस्टर या गुंडे भारत में गुंडागर्दी करने के लिए आजमा रहे हैं। ममता ने अपने आप को हिंदू साध्वी घोषित कर दिया है। ममता कुलकर्णी के 2016 के ड्रग्स केस को खत्म कर दिया गया है और मजे की बात यह है कि जिस केस में ममता कुलकर्णी की प्रॉपर्टी जब्त हुई वो केस ममता कुलकर्णी के भारत आने से पहले बिना कोर्ट की सुनवाई में आए खत्म कर दिए गए। ममता ने हाजिरी कोर्ट में नहीं लगाई बल्कि उन लोगों की हवेली में लगाई जिन्होंने ये केस खत्म करवाए। और तो और ममता कुलकर्णी को उसकी जब्त की हुई प्रॉपर्टी भी वापस दी जा रही है। भारत वापस आने पर एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने कहा कि अब वो हिंदुओं की एकता के लिए काम करेगी और अब बॉलीवुड में वापस काम नहीं करेगी। ये बात तो मैंने पहले ही बोल दी थी कि ये हिंदुओं को एक करने का ड्रामा करेगी और हिंदू साध्वी के भेष में अपनी टैक्सी नेताओं के घर में दौड़ाएगी। ममता कुलकर्णी के आने से पहले ही अगर 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स का मामला खत्म किया जा सकता है तो अंदाजा लगाना आसान है कि ममता कुलकर्णी की पहुंच कहां तक होगी। और हाँ, ममता ने महामानव की भी तारीफ की है। ममता ने कहा कि महामानव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महामानव ने भारत को विश्वगुरु ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह से भी आगे पहुंचा दिया है। अमेरिका छोड़ो, एलियन भी भारत से चिढ़ रहे हैं कि भारत ने इतने कम समय में एलियंस की बराबरी की तो आखिर की कैसे। ममता कुलकर्णी जिस तरह से हिंदू एकता की बात कर रही है, महामानव का गुणगान कर रही है, उसी से ममता के भारत आने का रास्ता साफ हुआ है और ऐसे ही 2000 करोड़ के ड्रग्स का मामला खत्म हुआ है। बुधवार को ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि अब वो दुबई वापस जा रही है, जबकि वापस आते समय इसने कहा था कि ये कुंभ में स्नान करने के लिए आई है। अभी 4-5 दिन के बाद ही ये वापस दुबई चली गई। इसका मतलब ये यहाँ पर अपने ऊपर लगे केसों को खत्म करवाने और उनका एहसान उतारने आई थी। किस पार्टी के नेता मंत्री ममता कुलकर्णी के केसों को इतनी आसानी से बंद करवा सकते हैं, कौन जब्त की प्रॉपर्टी को वापस दिलवा सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। केस खत्म करवाने के बदले ही ममता 5-6 दिन से उन्हीं लोगों की हवेली में कुएं की खुदाई करवा रही थी। 5-6 दिन में इसका कुआं तो खैर क्या ही खुदेगा, लेकिन केस रफा दफा हो गया। ममता कुलकर्णी एक समय देवी की तरह पूजी जाने लगी थी, लेकिन अपने अय्याशी की वजह से आज ये पोर्टेबल चकलाघर बन चुकी है।
केस खत्म करवाने के बदले यहाँ पंचर लगवाया और अब फिर से दुबई जाकर टैक्सी बनकर दौड़ना शुरू हो गई। ममता कुलकर्णी की इस पलंग तोड़ मेहनत वाली कहानी में अभी इतना ही। हिंदुओं को जगाने वाली एक महान साध्वी को पाकर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आप भी अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।